आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है 2018 की टक्कर तो करारी, लेकिन अब 2019 में कौन पड़ेगा भारी। यह सवाल कहीं ना कहीं अभी से सबके जहन में उठने लगा है। दरअसल 5 सूबों के इंतखाबी नतीजे ने राहुल गांधी का कद बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी से 3 अहम सूबे छीन लिए हैं, जबकि कांग्रेस को मिजोरम का इक्तदार गंवाना पड़ा। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की जबरदस्त जीत ने गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी इत्तेहाद को जिंदा रखा है। भले ही शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे हार के लिए खुद को जिम्मेदार बता रहे हों, लेकिन अपोजिशन को मोदी पर हमले का मौका तो मिल ही गया है। अब अपोजिशन 2019 में मोदी को घेरने की स्ट्रेटजी में जुट गया है। इधर मायावती और अखिलेश यादव ने इन इंतखाबात में तो कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को अकेले मेजॉरिटी नहीं मिली तो दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को हिमायत का ऐलान कर दिया। मायावती ने साफ किया कि वो कांग्रेस की पॉलिसियों से सहमत नहीं है, लेकिन उनका पहला मकसद बीजेपी को इक्तदार से दूर रखना है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मोदी के खिलाफ 2019 में सभी जमातें साझा उम्मीदवार पर सहमत होंगी? क्या अपोजिशन को राहुल की क़यादत मंजूर होगी? और क्या मोदी के लिए 2019 की राहें मुश्किल हो गई हैं? सवाल यह भी कि क्या 2019 से पहले मोदी मैजिक खत्म हो गया है और क्या अमित शाह की स्ट्रेटजी काम नहीं आई? पूरे मौजू पर तफसील से हम बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ेगा खास पैनल भी। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। जीत और जश्न की ये तस्वीरें कई मायनों में अहम हैं। ये न सिर्फ जनादेश 2018 है, बल्कि 2019 से पहले अवाम का मूड भी बताने वाला है। ये जीत आईसीयू में पड़ी कांग्रेस को मिली ऑक्सीजन है, तो ब्रांड राहुल को कायम करने में भी इसका बड़ा किरदार है। साथ ही अवाम का ये फैसला बीजेपी को भी अपने गिरेबा में झांकने का पैगाम देता है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की क़यादत में बीजेपी को हिंदी बेल्ट के 3 अहम सूबों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक़्तिदार से बाहर कर दिया है। लोकसभा इलेक्शन से महज 4 महीने पहले सामने आए इन नतीजों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अकेले अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी हिमायत देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी की सोच व नीतियों से सहमति न जताते हुए भी यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला लिया है। मायावती की हिमायत के फौरन बाद शिवराज सिंह चौहान ने गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि वोट ज्यादा प्राप्त किए, लेकिन संख्या बल में हम पिछड़ गए हैं। मैं संख्या बल के सामने शीश झुकाता हूं और हमने फैसला किया है कि स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी। ताजा इंतखाबी नतीजे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया है? क्या अमित शाह की स्ट्रेटजी काम नहीं आई? लेकिन रमन सिंह ने कल ही साफ कर दिया था कि इलेक्शन उनकी क़यादत में लड़ा गया था, इसीलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। तो वसुंधरा राजे ने भी कल ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देना चाहती हूं। ये जनता का आदेश सर आंखों पे, और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर बहुत अच्छे विकास और गौरव के काम किए हैं।
और मुझे आशा है कि ये काम और ये योजना जो हम लोगों ने चलाए थे उनको आगे ले जाने का काम आने वाली सरकार करेगी। मैं सब प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे, उनकी बातों को उठाने का काम करेंगे। 5 सूबों की असेंबली में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कांग्रेस से अलग होकर इलेक्शन लड़ा था। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाला अजीम इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट गया है, लेकिन अब बीएसपी और समाजवादी पार्टी की खुली हिमायत के बाद सवाल उठते हैं कि क्या 2019 में बीजेपी के खिलाफ बनेगा अजीम इत्तेहाद? क्या राहुल गांधी की क़यादत में इलेक्शन लड़ेगा अपोजिशन? और क्या मोदी के लिए 2019 की राह मुश्किल हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या 2019 से पहले मोदी मैजिक खत्म हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर सी बात है कि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए और इन 5 रियासतों में जो नतीजे सामने आए, 3 हिंदी बेल्ट के अहम सूबों में कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल कर लिया। तीनों में इस वक्त बस यही फैसला होना बाकी है कि आखिर कौन सीएम होगा। लेकिन इन सब के बीच 2019 की तस्वीर भी कहीं ना कहीं टटोलने की और उसको समझने की कोशिश शुरू हो चुकी है, और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर 2019 के लिहाज से इन नतीजों का मायने क्या है। क्योंकि 2019 में तो 2018 में बहुत करारी जो है एक तरह से जंग देखने को मिली, टक्कर देखने को मिली, लेकिन 2019 में आखिर क्या रुख होगा? क्या इसी तरह का ट्रेंड 2019 में भी देखने को मिलेगा? लेकिन एक बात यह भी है कि जब रियासती इलेक्शन होते हैं तो उसके मौजू अलग होते हैं, ये बात कही जाती है, और जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो फिर दूसरे पर्सपेक्टिव में वोटिंग की जाती है। क्या ये सब कुछ 2019 में जो आज 5 रियासतों के इलेक्शन में जो नतीजे देखने को मिले हैं वो असर डालेगा? तमाम तरह के पहलू हैं और तमाम सवाल हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अंबिकानंद साहे साहब, साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लीडर स्वदेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी जुड़ने के बाद सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल साहे सर, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। और दरअसल मैं ये चाहता हूं कि एक एनालिसिस आ जाए शुरुआत में ही कि 2018 का जो ये मैंडेट है, अगर हम सिर्फ इन 5 सूबों को देखें तो वही नहीं, बल्कि अगर बीते एक साल में गुजरात और कर्नाटक का भी रिजल्ट आया, गुजरात में टक्कर मिली थी और कांग्रेस बहुत मजबूती से उठी और उस वक्त राहुल गांधी की क़यादत के बारे में भी बातें होने लगी। कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि जेडीएस और कांग्रेस की ही सरकार है, और अब ये 3 रियासतों में भी सरकार कांग्रेस बना रही है। 2 पर्सपेक्टिव आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ग्रैंड अलायंस को लेकर के कांग्रेस का जो मौजूदा कद है उसको आप कैसे देखते हैं, और बीजेपी के लिए क्या मैसेज छिपा हुआ है, दोनों को अगर हम आमने सामने देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी को। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, और हालांकि हम 2018 डिस्कस कर रहे हैं लेकिन निगाहें 19 पे है। बिल्कुल। अब इसमें ये 5 सूबे जहां चुनाव हुए, इसमें गौर करने की बात यह है कि हम लोग अमूमन ये 3 हिंदी राज्यों की चर्चा ज़्यादा करते हैं, और जाहिर है चर्चा इसलिए होती है कि यहाँ मेन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। तो देखिए, सोशल मीडिया में एक वाकया आजकल चल रहा है, बड़ा पॉपुलर है कि पप्पू पास हो गया, कुछ मीठा हो जाए। तो ये तो तय है कि अब आगे जिस तरह अग्रेशन इन्होंने अपना पूरे व्यक्तित्व में कर लिया है राहुल गांधी जी ने, तो आगे और कड़ी चुनौती देंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन मैं तेलंगाना के रिजल्ट को और मिजोरम के रिजल्ट को उतना ही इंपॉर्टेंट मानता हूं जितना कि ये तीनों हिंदी भाषी राज्यों। बिल्कुल जरूरी भी है इसलिए कि देखिए, महागठबंधन का एक एक्सपेरिमेंट जिसको उन लोगों ने कहा महाकुटुंबी, तेलंगाना में हुआ और वो बुरी तरह पिट गया। चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब इकट्ठे हुए और उन्होंने टीआरएस का विरोध किया। टीआरएस केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स और बिल्कुल जबरदस्त जीत हुई। तो यहां गौर कर,
मिजोरम में क्या हुआ, वहां कांग्रेस वहां भी बुरी तरह पिटी, तेलंगाना में भी पिटी, लेकिन तीनों हिंदी भाषी राज्यों में देखिए राहुल की बड़ी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा कि देखिए जहां भारतीय जनता पार्टी से मेरा मुकाबला है वहां तो हम अब जीत मेरी शुरू हो गई है, लेकिन गौर करने की बात है उसने जो नहीं कहा वो ये बात है कि जहां जहां स्ट्रॉन्ग रीजनल फोर्सेस से मुकाबला होगा वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बराबर की चुनौती है। इसीलिए टीआरएस के नेता अब वकालत कर रहे हैं गैर भाजपा गैर कांग्रेस महागठबंधन की, और ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठे हुए हैं, उनके मुलाकात ममता बनर्जी से हो चुकी है, शरद पवार से कई राउंड बातें हो गई हैं। तो देखिए दो शक्ल उभर रहा है महागठबंधन का, एक जिसमें कांग्रेस शामिल हो और एक कांग्रेस के बगैर जो मुखालफत करे भारतीय जनता पार्टी का। अब इसमें कौन सी शक्ल आगे बनती है ये 1-2 महीने बाद ही पिक्चर क्लियर होगा। अब आइए इन 3 हिंदी भाषी राज्यों पे के 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था जरूर, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी था, मतलब बहुत हद तक मोदी जी के खिलाफ, रीजनल नेतृत्व मतलब मुख्यमंत्रियों के खिलाफ और विधायकों के खिलाफ। तो ट्रिपल 15 वर्ष का ट्रिपल ये कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में था, तो उसका एक असर दिखाई दिया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकाएक रातों रात पहलवान हो गई। हिंदुस्तान में हमने इतने दिन पत्रकारिता में ये अनुभव किया कि विकास पे और काम पे वोट बहुत कम पड़ते हैं, शायद कहीं नहीं पड़ते हैं। वोट पड़ता है गुस्से में, क्रोध में, किसी की मुखालफत करनी हो जोरदार ढंग से तो वोट पड़ता है, जिसको हम नेगेटिव वोटिंग कहते हैं। तो इसलिए अभी तो और इन डेप्थ एनालिसिस होगी। तो सर ये वही थी क्या, ये जो आप इशारा कर रहे हैं गुस्सा मुखालिफत, क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं थी वो ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी तो समझ रहा है, लेकिन क्या यही ट्रिपल जो है वो नाराजगी ही थी? बिल्कुल नाराजगी थी, बिल्कुल नाराजगी थी। उसके कई कारण थे। देखिए एक बात मैंने गौर किया इन तीनों प्रदेशों में जहां कांग्रेस जीती है कि हालांकि अयोध्या में इतना जोरदार शो हुआ राम मंदिर का और सबरीमाला में इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ अयप्पा के मंदिर के मामले को लेकर, लेकिन चुनावी मुद्दा ये कहीं नहीं बन पाया तीनों प्रदेश में। मुद्दा क्या था? रोजगार, किसान, बेरोजगारी, 2 प्रमुख मुद्दे थे। और उसमें राहुल जी ने एक मोदी जी की तर्ज पे कुछ बड़े वायदे कर दिए, जिसमें कि अगर 10 दिन के अंदर हमारा मुख्यमंत्री किसानों की कर्ज माफी नहीं करेगा तो हम उसको हटा देंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की। इन बातों का भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक आपके सामने छोटा सा आंकड़ा पेश करूंगा जल्दी से, कि 3 करोड़ वोटर मध्य प्रदेश में, और वहां अगर 1834 वोट कांग्रेस की जगह भाजपा को पड़ती तो भाजपा का स्ट्रेंथ 215 होता और कांग्रेस 104 होती। मतलब इतनी जोरदार कांटे की लड़ाई थी। तो ये मानना ये जो कांटे की लड़ाई है, जल्दी से मैं ये भी समझ लूं कि मध्य प्रदेश में स्पेशली वो मोदी फैक्टर की वजह से या शिवराज फैक्टर वहां पर हावी था? देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई एक कारण नहीं होता है हार का। और नहीं, लड़ाई के पीछे सर मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो थी, लेकिन अगर इतनी टक्कर भी मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक अपना पैर मजबूत भी था। तो क्या वो लोकल लेवल पर शिवराज का जो पर्सोना था वो उनको आगे लेकर जा रहा था और इतनी कड़ी टक्कर मिली, या फिर मोदी मैजिक वहां पर काम कर रहा था कि नहीं मोदी जी के अगेंस्ट वोट नहीं करने देंगे और वहां हमने फिर कांटे की टक्कर देख ली? दोनों कारण था। देखिए इसको मैं दूसरी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं। वहां कोई कांग्रेसी नेता चुनाव नहीं लड़ रहा था, जनता चुनाव लड़ रही थी। इस बार जनता चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ओके। क्योंकि कांग्रेसी नेताओं की ताकत औकात सबको सब पता है। तो वहां पे जनता में बहुत रोष था, क्रोध था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इतना, नहीं तो इतने कांटे की टक्कर थोड़ी होती। तो छत्तीसगढ़ के जैसा
हाल होता, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ वाजपेयी जी की एक बात मैं कोट करूंगा, वो विद्वान आदमी वो कहा करते थे कि देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव में हारने वाली पार्टी वोट प्रतिशत एनालाइज करती है और जीतने वाला सीट्स ये वाजपेयी जी कहा करते थे, और वही हो रहा है जी। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। और स्वदेश जी, आप बीजेपी की तरफ से बीजेपी का जो है हक रखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। साहे सर ने जो बातें कही वो आप बड़े गौर से सुन भी रहे थे, लेकिन जो कोर है वो ये कि गुस्सा है और एक मैसेज है। वो मैसेज और वो गुस्सा क्या बीजेपी महसूस कर रही है और उस हिसाब से एनालिसिस कर रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर 3 स्टेट्स आप लूज कर रहे हैं तो आपके तीनों स्टेट्स लूज करने के बाद आपकी लोकल लीडरशिप ही सामने आ रही है। केंद्रीय यानी कि मरकजी और सेंट्रल लीडरशिप लापता है कल से। नहीं, देखिए, कोई लापता नहीं है। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुनाव के जब रिजल्ट आ रहे थे तो सारे के सारे वहां सामने बैठे थे। शाम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके जो जनादेश था उसको स्वीकार भी किया और बाकी विरोधी पार्टी को बधाई भी दी, कांग्रेस को। तो इसलिए नहीं कह सकते कि केंद्रीय नेतृत्व नदारद है, वो लगातार जमा हुआ है और हम लोग सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रहे थे और काम कर भी रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि चुनाव में गुस्सा था, क्या गुस्सा मैं बिल्कुल मानता। छत्तीसगढ़ में हम तीनों राज्यों के जो परिणाम है उसको अलग अलग उसका एनालिसिस भी हो रहा है और हम आगे आपके सामने वो परिणाम आएंगे भी कि छत्तीसगढ़ में आपने देखा है कि हमें बुरी तरीके से हमारे पास सीटें कम हुई हैं। मध्य प्रदेश में आज सुबह स्पष्ट हो पाया कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। अब मध्य प्रदेश में जैसा कि आपने कहा कि माननीय अटल जी कहा करते थे कि हारने वाले वोट प्रतिशत की बात करते हैं, तो अगर आप सीटें भी देखेंगे तो 114 और 109 बहुत दूर का फासला नहीं है, मात्र 0.1% का फर्क है। उसमें भी 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे नोटा के वोट ज्यादा पड़े और हम लोग 1000 से 2000 के बीच में 500 वोट से चुनाव हारे। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि हम लोग हारे हैं। हम लोग जनादेश का सम्मान करते हैं, राज्य की जनता ने जो किया है। अगर हमसे भी कुछ गलतियां हैं हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे। गलतियां कई स्तर पे होती है। देखिए, गलतियां ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतिगत गलती होती तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारते। यहाँ पे सिर्फ कुछ नंबर का फेर है। हो सकता है कुछ 2-4 सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन गलत हो गया हो या कोई मैसेजिंग की गलती हो गई हो 2-4 सीटों पे। अगर नहीं तो हम मध्य प्रदेश 15 साल से रूल कर रहे थे सर। 15 साल बाद भी अगर सिर्फ 0.1% का फर्क आता है तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। अगर राजस्थान में आपने देखा है कि पिछले 4-5 चुनाव अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पे जो पार्टी चुनाव हारती है वो बहुत बुरी तरीके से हारती है। बहुत वोलेटाइल स्टेट है वहां पे, 7-8% का वोट अंतर रह जाता है। मात्र 0.5% का वोट का अंतर और हमारी सीटें भी 70 पार है। कांग्रेस लेकिन 100 आप सीटों के पास वही बात जो है वो साबित कर रहे हैं कि साहे सर ने बोला कि जो हारने वाली पार्टी होती है वो नहीं, मैं तो सीटें भी गिना रहा हूं छत्तीसगढ़, लेकिन हम फिर भी एनालिसिस करेंगे और सबको एक साथ नहीं, राज्यवार सीट आप अगर उनकी इस बात को ले रहे हैं तो कम से कम इस बात को क्यों नहीं ले रहे कि वाकई लोगों में गुस्सा था। आप ये कह रहे हैं कि लोग जो है गलत जो है उनका चयन हो गया, वो कैंडिडेट्स गलत चुन लिए गए, तमाम दूसरी बातें कह रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुस्सा था और सेंटर की भी एंटी इनकम्बेंसी क्या हावी हो रही है और क्या मोदी मैजिक खत्म हो रहा है? ये एक अहम सवाल है। नहीं, दोनों चुनाव को हम दोनों चीजों को साथ में जोड़ के देख नहीं सकते, क्योंकि देखिए पहली बात ही आपने कहा कि गुस्सा नहीं, तो जीतते तो फिर मोदी जी को क्रेडिट नहीं देते ना फिर आप? नहीं, मोदी जी को क्रेडिट तब देते ही अगर देखिए जहां तक ओपिनियन हारने के बाद क्यों नहीं दे रहे फिर? ओपिनियन पोल की जहां तक बात है वहां बहुत सारे ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स आए थे। उसमें देखा गया कि इस देश का सबसे बड़ा, मैं आपसे पूछूं कि इस समय देश का सबसे बड़ा नेता कौन है, आपका जवाब क्या होगा? सर वो रहने दीजिए, चलिए मेरा आपके आप पे छोड़ देते हैं। आपसे मैं पूछता हूं अगर मोदी जी में और राहुल गांधी में अगर ऐसा कोई मुकाबला है और कल के बाद मानिए कोई स्पष्ट रूप से बन रहा है तो उसमें आगे कौन है मुकाबले में? सर ये तो आप यही एनालिसिस करेंगे, यानी कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका एनालिसिस यही इसी लेवल का होना है। बस मैं ये पूछ नहीं, अगर आप 2019 की बात करेंगे तो मैं ऐसे बात करूंगा। अगर आप विधानसभा की बात करूंगा मैं आपके पास एक बार आऊंगा, लेकिन साहे सर देखिए आप इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन राहुल गांधी वर्सेस मोदी और देश का सबसे बड़ा लीडर कौन, अगर इसी मुगालते में रहा जाए तो क्या वाकई सही तज्जिया किया जा सकेगा? इंट्रोस्पेक्शन लग रहा है आपको? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूं कि हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इस बात को ना भूलिए। और यह चुनाव साबित कर रहा है पांचों राज्यों की, बिल्कुल, कि जहां भी क्षेत्रीय दल हैं और अगर मजबूती से हैं तो वो ताकत है, और वहां पे भाजपा और कांग्रेस दोनों को इक्वल खतरा है। अब आप राष्ट्रगान ही याद कर लीजिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, अरे इनको छोड़कर आप हिंदुस्तान की परिकल्पना कर सकते हैं क्या?
अब मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दूं कि वहां सपा बसपा मजबूत है, वो दोनों दल मिल गए तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस आए या ना आए। वो अकेले, आपने गोरखपुर देख भी लिया, हमने फूलपुर में देखा, जब सीएम साहब तक अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, डिप्टी सीएम भी नहीं बचा पाए। अब देखिए, आप तेलंगाना में देखिए, आप तमिलनाडु में देखिए, आप आंध्रा में भी देखेंगे, बंगाल में देखिए, उड़ीसा में देखिए, तो यहां खतरा है। जहां 1-on-1 फाइट है कांग्रेस और बीजेपी का, ये अप एंड डाउन, ये दोनों में आपस में होता रहेगा। ठीक है, और इन दोनों की शैडो बॉक्सिंग भी चलती रहेगी। स्वदेश जी, आपको मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा कि सिर्फ राहुल गांधी और मोदी जी को ही आपस में नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो दूसरे रीजनल फोर्सेस हैं उसको भी जहन में रखना पड़ेगा। वो बड़ी ताकत है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात और भी पूछना चाहता हूं, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, अभी राघवेंद्र दुबे जी भी आ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्वदेश जी, ये बताइए मुझे कि 2014 में जब 44 सीट पर कांग्रेस रह गई थी, तो आप ही ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो है वो साकार होगा, और बाजाब्ता ये बार बार इंतखाबी रैलियों में मोदी जी ने भी कहा, शाह साहब ने भी कहा। लोग ये भूल गए कि आपको जब 2014 में 17 करोड़ वोट पड़े थे तो 10 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़े थे, भले ही वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुए, आपने भी वो परसेंटेज उस वक्त नहीं देखा, और ये जो सपना था वो कहीं फुस हो गया क्या अब, या फिर अब तो टूट ही गया एक तरह से? कल भी मैंने इसी स्टूडियो में ये बात कही थी, जब हमने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो हमें भी पता है कि आंकड़े क्या कह रहे थे, 44% वोट आए थे, कांग्रेस को वोट कितने आए थे, और उस समय कांग्रेस कई राज्यों में शासन भी पड़े थे वो भी देखिएगा। हाँ, और कितने राज्यों में शासन भी कर रही थी। जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात हम करते हैं कि तो 65 साल यानी 2014 तक उतने 67 साल देश की आजादी के हुए थे। हमारा देश उस 67 साल में 1952 में पहले चुनाव हुए, तो 65 साल में कितना आगे आ पाया था। अगर हम जर्मनी, इजराइल और जापान जैसे देशों से तुलना करें, वो जो सोच हमारे अंदर घर कर गई थी, उनका स्ट्रक्चर क्या भारत जैसा था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े देश के विकास, बिल्कुल हमें उस तरह से जाना पड़ेगा, जो हम काम करने की, जो हमारी कार्य संस्कृति थी, जो विकास की बात है। सुनिए, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, और उन्होंने इस बात को कहा कि इस देश को बनाने में और विकास करने में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस, बिल्कुल मैं भी वही बात कह रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, एक अपोजिशन के रूप में, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। जितनी तरक्की होनी चाहिए थी आप कह रहे हैं कि उतनी नहीं हुई, लेकिन शायद से ही मैं समझ लेता हूँ क्योंकि वो तजुर्बेकार सबसे हमारे साथ पैनल में है। तरक्की की बात नहीं है, आप कार्य संस्कृति देखिए, इस देश में ऑफिस को लेट पहुंचना समय अच्छा माना जाता है। इस देश में क्यों नहीं हमारे यहाँ चीजें समय से चला करती हैं, ट्रेनें लेट से चला करती हैं, इस तरह की बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। आज खुद इत्तेफाक से आप लेट हो गए, बहरहाल वो छोड़िए, लेकिन साहिब साहब ये बताइए सर कि ये कहा जा रहा है कि रिस्पेक्टिवली अगर हम दूसरे नेशंस को देखें उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, और एक कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम बना हमारे देश का, एक ढर्रा बन गया, जैसे वो लेट लतीफी की बात कर रहे हैं या फिर तमाम दूसरी चीजों की, उससे उनको दिक्कत है। आप बताइए कि क्या आप देखते हैं कि इससे बेहतर तरीके से चीजें की जा सकती थी? हालांकि होता है ये बात कि हर किसी से गलती होती है, लेकिन क्या आप ये मानते कि बिल्कुल ही गलत हो गया सब कुछ डेवलपमेंट? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं, इसीलिए मैंने मोहन भागवत को भी कोट किया, और देश का इतिहास सब जानते हैं, बहुत जबरदस्त योगदान कांग्रेस का भी रहा है। लेकिन अभी कार्य संस्कृति की बात हो रही थी, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कार्य संस्कृति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। नहीं, बहुत फर्क। सुनिए, वहां पे सर्वोच्च नेता हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा मुझे नहीं पता ना, मोदी जी को पता होगा। सबको पता था बचपन से कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस में जीती भाजपा, तो लोगों ने क्रेडिट दिया नरेंद्र मोदी जी को। मतलब हार जाइए तो लोकल नेतृत्व जिम्मेदार, मोदी जी कहे थे कि मोदी जनता जो ये बात हो गई। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि हमारे साथ कांग्रेस में भी है समाजवादी पार्टी के लीडर राघवेंद्र दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर सतीश के झा साहब भी जुड़ चुके हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। एक मोदी मैजिक क्या फेड आउट नजर आ रहा है 2019 से पहले जो ये नतीजे हैं, वो क्या ये भी पैगाम दे रहे हैं, और क्या वाकई जो बीजेपी के चाणक्य हैं उनकी स्ट्रेटजी में कुछ लूप होल सब दिखने लगे? नहीं, यदि ये 3 अभी जो 5 राज्यों का जो परिणाम है
यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तो दिख जाता है, जो चाणक्य जी का जो नीति था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ ये 5 स्टेट्स में। लेकिन जो मोदी मैजिक का सवाल है, इनफैक्ट 2014 में कितना मैजिक था, कितना 10 साल यूपीए के गवर्नमेंट का फेलियर था, एंटी इनकम्बेंसी था, कई तरह के फैक्टर्स थे उस समय। लेकिन 2019 एक अलग बॉल गेम होगा, क्योंकि उस समय मोदी एज ए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को लग रहा था जो राष्ट्रीय राजनीति में गुजरात मॉडल, हाँ गुजरात मॉडल है, ये है वो है, तो एक बार आजमाना चाह रहा होगा हर आदमी। खास करके जो उनके सपोर्टर्स थे या जो फैंस सीटर्स थे उनको भी लगता था एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन 5 साल यदि किसी को मौका मिला है जब प्राइम मिनिस्टर फंक्शन करने का, तो इस इलेक्शन में हर वोटर ये देखेगा जो 5 साल में उनका क्या अचीवमेंट है, क्या परफॉर्मेंस हुआ, उसके बेसिस पे हर आदमी उनको इवैल्यूएट करेगा। गुजरात मॉडल पे इवैल्यूएशन तो क्या अभी कल जो है नतीजे आए, क्या वो इवैल्यूएशंस पर नहीं थे, क्या वहां पर भी इवैल्यूएट किया गया था? इनफैक्ट हमको लगता है यदि इस तरह का जो जिस मॉडल पे अभी सारे पार्टी चल रहे हैं और बीजेपी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें जीत और हार दोनों नेशनल लीडर का होता है। यदि यूपी की जीत मोदी जी की जीत थी और दिल्ली और बिहार की हार मोदी जी की हार थी, तो फिर ये जो अभी परिणाम आया है ये हार भी अमित शाह मोदी का ही होगा। क्योंकि यदि आज रिजल्ट उल्टा होता तो ये चौहान साहब और बाकी जो उनके लीडर्स थे, सिंधिया, इनको मिलता क्रेडिट? नहीं मिलता। भोपाल के एक अखबार ने तो इसीलिए हमको लगता है यदि हार रीजनल लीडर्स का होता, जीत रीजनल लीडर्स का होता, तो हार भी उन्हीं का होगा। हाँ, ये ठीक बात जल्दी से। हाँ, और भोपाल के सबसे ज्यादा बिकने वाले, सबसे पॉपुलर अखबार ने एक हेडलाइन दिया आज के रिजल्ट के बाद कि नोटबंदी बदल गई वोटबंदी में। बड़ी बात सर, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहने वाली बात है। आप सोच लीजिए एंटी इनकम्बेंसी किसका है। नोटबंदी के जस्ट चुनाव नवंबर में हुई थी और मार्च में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे। अगर तुरंत परिणाम की बात हो तो तुरंत होता है। नहीं देखिए स्वदेश, अब नोटबंदी को यहाँ से जोड़ेंगे तो यूपी का चुनाव भी लाना पड़ेगा ना। देखिए मैं रोक रहा हूँ, बाकी मुझे राघवेंद्र जी के पास भी जाना है, लेकिन देखिए नोटबंदी के पर्सपेक्टिव को उस वक्त समझना और इस वक्त समझना बहुत अलग हो जाता है। हम अगर हम ये समझें तो नोटबंदी से कहीं ना कहीं एक सरकार ने ये उम्मीद जताई थी कि आप देखिए आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है, चीजें बदल जाएंगी, फेक करेंसीज नहीं आएंगी और सारे के सारा काला धन आ जाएगा और जो तमाम आतंकवादी जो हमले हैं वो रुक जाएंगे, बहुत सी चीजें, फॉरेन फंडिंग रुक जाएगी। ये एक पर्सपेक्टिव देने में कामयाबी हुई थी सरकार की, लेकिन वो वक्त गुजरता गया और जो जनता है वो टकटकी लगाए देखती रही कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या असर हो रहा है, क्या असर हो रहा है, और शायद अब वो असर ये नतीजों में दिख रहा है। लेकिन राघवेंद्र जी, साय सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पेश किया कि 2019 में हो या फिर आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होंगे, जहां जहां 1-on-1 फाइट है वो तो ठीक अलग बात है, वहां पर चीजें समझ में आएंगी, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं उनका रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा, कम से कम अपने होम स्टेट्स में तो। और हम यही देख रहे हैं कि आपने कितना अहम रोल प्ले कर दिया। भले ही आज आप इत्तेहाद कर रहे हैं, एक सीट पा करके भी आप उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वोट भी आप ही ने काटा है। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने सही आकलन है। क्योंकि ये जब हम बसपा और सपा ने गठबंधन किया था वो भी मौखिक हुआ था, बहुत जमीनी तौर पे बहुत सारे कार्यकर्ता भी उतने नहीं मिले। आप देखना कि फूलपुर की सीट चली गई, जहां मुख्यमंत्री की सीट चली गई, गोरखपुर की उप मुख्यमंत्री की चली गई, जहां बड़े बड़े इनके लीडर थे जो दूसरे राज्यों में जाकर के रोल मॉडल थे कि भाई ये चुनाव प्रचार करेंगे तो हम जीत जाएंगे, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो ये सारा है कि अगर इनका गठबंधन होता है तो इनका सफाया निश्चित है और बहुत दिनों तक झूठ की राजनीति चल नहीं सकती है। आप घोषणा पत्र कर रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं और घोषणा पत्र का एक भी बिंदु आप पूरा नहीं करते हैं, मतलब केवल झूठ बोलते हैं। और जब 4.5 साल बीत जाता है, लोगों को फिर दोबारा से राम मंदिर की तरफ घसीटने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रोजगार पे भी बात हो, क्योंकि उनके जो युवा भटक रहे हैं, जो एक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उनको कहीं रोजगार मिल जाए, पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, वो अब चाहते हैं कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी तो वो मिलनी चाहिए। और ये सरकार पूरे अपने कार्यकाल में 10
लाख नौकरी चलिए वो ठीक है, चलिए आप ठीक है, और लेकिन ये तो ठीक है, चलिए हम मान गए। अब आप अपनी बात कह रहे हैं किस मोड में जा रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है अब तस्वीर साफ है, अब आप राजस्थान में भी साथ जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी साथ जा रहे हैं, चलिए, लेकिन 2019 में क्या आप ऐसे ही करेंगे कि आपस में अलग अलग लड़ करके बीजेपी को मजबूत करेंगे? क्योंकि ये बीजेपी भी जानती है कि अगर वोटों का बिखराव होता है वही उसकी मजबूती है। 2014 में हम लोगों ने देख लिया है 33% वोट के साथ भी बीजेपी इतने बड़े मैंडेट के साथ आई थी और बीजेपी इस बात को जानती है, वो तोड़ने की भी कोशिश करेगी आपको। लेकिन क्या आप अब एक साथ होंगे? इलेक्शन से पहले कोई रोड मैप बन रहा है, क्योंकि बात बार बार यही कही जा रही थी कि बस इन्हीं इलेक्शंस का इंतजार है, अब तो वो इंतजार भी खत्म हो गया। बिल्कुल निश्चित रूप से उसका रोड मैप बन रहा है और सारी पार्टियां जो हैं वो एक मंच पर होंगी और उसका आवश्यक भी है, होना आवश्यक है। अभी इसमें तो क्या वो गैर कांग्रेसी इत्तेहाद होगा? मैं तो बीजेपी को ये भी कहना चाहता हूं कि अगर ये पार्टियां कांग्रेस, बसपा या सपा ये अलग नहीं लड़े होते तो इनकी हालत बहुत बदतर होती, बहुत बुरा हाल होता। जो सीट मिली है वो भी नहीं मिलती इनको। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि लेकिन कांग्रेस उस वक्त शायद आपसे आंख मिलाकर नहीं खड़ी रहती। आप कम से कम कांग्रेस के सामने आप जाएंगे तो कम से कम कांग्रेस अपनी बात रख पाएगी, इससे नहीं रख पा रही थी। ये बात आप लोगों ने भी मानी है कि मतलब अभी इलेक्शंस में भी आप लोग के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन आप लोग की डिमांड्स इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर आप बात ही नहीं बना रही थी। जहां जैसे कांग्रेस जब तवज्जो नहीं दे रही थी, कांग्रेस को लग रहा था यहाँ सपा बसपा का ज्यादा कोई आधार है नहीं, वहां पर तो वो फिर सही साबित हो गया ना। हमें भी लग रहा है सही साबित हो गया क्या? हमें भी लगा कि उत्तर प्रदेश में हमें ज्यादा सीट मिलना चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से है, उसी में बात ये बन नहीं पाई। नहीं, वहां पर अभी इलेक्शंस में तो उत्तर प्रदेश की बात हुई नहीं होगी ना सर, अभी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात हुई होगी। राजस्थान में जो भी बात हुई है कि कांग्रेस भी अपने उस पर अड़े दी और जिस तरीके से सीट हम लोग मांग रहे हैं, या फिर आप ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कांग्रेस? नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे थे हम लोग। ये था कि हम चाह रहे थे कि हमें भी सम्मानजनक सीटें मिले। जैसा आपने बताया कि ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी थी, तो मैं ये भी समझना चाहूंगा, जैसा कि अभी राघवेंद्र जी से बात भी हो रही है, कि क्या कांग्रेस को भी एक तरीके से डबल फाइट करनी पड़ी? सामने हम देख रहे हैं कि सेंटर की जो लीडरशिप है, मोदी और शाह की एक जोड़ी है, मोदी का फेस है और साथ ही शाह साहब की एक स्ट्रेटजी है। उसके सामने ब्रांड राहुल को अपने आप को स्टैब्लिश तो करना ही था, लेकिन जो ये रीजनल फोर्सेस थी वो भी कहीं ना कहीं उसका रथ रोक रही थी और वोट परसेंटेज कम हुआ उन्हीं की वजह से। उसके बाद भी जो अपने आप को साबित करने में कामयाब हुई है, अब इन लोगों से नेगोशिएशन आसान होगा क्या कांग्रेस का? इसमें कोई शक नहीं है, अब नेगोशिएशंस होगा और ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि अब तक जो बातें हो रही थी, मैं लखनऊ में चूंकि बहुत दिन रहा इसलिए मैं वहां की बातों को जानता हूं, वहां के नेताओं को जानता हूं। अब तक बात चल रही थी कि सपा बसपा और अजित सिंह के दल, इनमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और कांग्रेस के लिए सिर्फ रायबरेली और अमेठी 2 सीट छोड़ी जाए। अब कल तक की यही बात थी, बड़ी बात सर। लेकिन अब बातें बदल जाएंगी। देखिए, कांग्रेस को भी अपने ताकत दिखलाने का मौका मिला और मैं समझता हूं कामयाबी हुई फिर इसमें। जी कामयाबी हुई इसमें। ये अब जो है ऑलमोस्ट इक्वल फूटिंग पे बात होगी और कांग्रेस को भी बड़ा दिल रखना होगा। तो सर इसमें जल्दी से ये भी आपसे समझ लूं कि क्या बीजेपी को तो झटका लगा है, चाहे वो रीजनल समझ ले चाहे वो सेंट्रल, लेकिन इन नतीजों से जो कांग्रेस एक बार फिर से इमर्ज कर रही है, सपा बसपा और कुछ रीजनल फोर्सेस को भी झटका लगा, भले वो साथ आ रही हो। देखिए, झटका हिंदी भाषी राज्यों में लगा है, लेकिन आपको जानना चाहिए सब संख्या बल पे होता है राजनीति हिंदुस्तान में। अकेला उत्तर प्रदेश 80 सीट और ये 5 राज्य मिलाकर 70 सीटें नहीं है। हाँ, देखिए, एक बात समझिए, तो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश बिहार महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैंने कहा ना, रीजनल फोर्सेस की अपनी ताकत, कांग्रेस की अपनी ताकत, ये अगर मिल जाए तो बहस की जरूरत ही नहीं है। फिर 2019 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर दीजिए। मैंने कहा इस देश में 1952 आजादी के बाद से किसी भी दल को 50% वोट नहीं आया है, किसी भी दल को नहीं। और 2014 जिसमें आप नरेंद्र मोदी जी को सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, उसकी हाल सुनिए। अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल जाती तो मिल के भी 50% वोट नहीं है, आंकड़े देख लीजिए। बिल्कुल सर, देखा हुआ। तो हकीकत इतना दर्दनाक है इन लोगों के लिए। तो अगर मिल जाए, अब यही है कि बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे,
लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद चलिए सब धरातल पे आ जाएंगे। अब सीधे सीधे जो है ना वो ग्रैंड अलायंस के बारे में बात होने लगी है और बीजेपी की भी नजर इसी पर है और बाकी हर किसी की नजर, आवाम की भी नजर यही है कि आप लोग किस फॉर्मूले के तहत एक साथ आते हैं। कोई फॉर्मूला है भी जहन में या नहीं? नहीं, बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल है और बात भी चल रही है। फार्मूला तत्काल परिस्थितियों के अनुसार फार्मूला भी बनता है और ये बहुत जरूरी है कि देश से ऐसी ताकतों को हटाया जाए जो विकास में यकीन न रख के इस तरीके की जो बात अभी साहे सर ने कही कि सिर्फ 2 सीटें ही दी जा रही थी 80 में से कांग्रेस को और यही सोच लिया गया था। क्या ऐसा था कुछ? एक बात तो ये भी अंदर से वो बात अलग है कि आप बता पाए ना बता पाए, लेकिन क्या अब जो है ये जो नतीजे आए हैं उसके बाद अब आपको झुकना तो पड़ेगा ना कांग्रेस के सामने? देखिए, यहाँ झुकना और झुकाना तैयार है कि नहीं है। जो स्थिति में जहाँ जो पार्टी होती है उसी अनुसार वो अपने सम्मान के अनुसार। अच्छा, यही बता दीजिए कि ये जो सूबे कांग्रेस की झोली में आए हैं उससे कांग्रेस और मजबूत हुई है कि नहीं आपके सामने? बस इतना ही बता। देखिए, कांग्रेस हमारे सामने मजबूत हुई कि नहीं, लेकिन देश के सामने जरूर निश्चित रूप से मजबूत हुई और बीजेपी के सामने मजबूत हुई। जो लोग कहते थे मोदी जी हो चाहे उनकी टीम हो, कह रहे कि पप्पू उनको बोलते थे, मैं तो कह रहा हूँ कि पप्पू पास हो गया है। लेकिन बस वही बात मैं भी पूछ रहा था, ये कह रहा हूँ क्या अब आप राहुल गांधी को एज अ लीडर एक्सेप्ट कर रहे हैं? अपना एक बात, और साथ ही क्या ये भी बता दीजिए कि ठीक है बीजेपी के सामने कांग्रेस अगर मजबूत हुई है और उसका कद बढ़ा है तो ये क्या बसपा छोड़ दिए सपा के लिए झटका है? नहीं, ये कोई झटका वाली बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि जो बीजेपी के, भाई हमारा भी मकसद है बीजेपी को हराना। आप थोड़ा बड़े हो जाते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता आपके लिए? अगर उन्होंने ये आप जरा अच्छे बड़े हो जाते तो आप मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटें और मांग रहे होते, आप राजस्थान में भी मांग रहे होते, छत्तीसगढ़ में भी मांग रहे होते और यूपी में बोलते कि भैया हम हैं, आप तो आओ ही मत। देखिए, नहीं, यूपी में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मजबूत है, बसपा भी मजबूत है, तो उस अनुसार उनको सीटें मिलेंगी भी, इसमें कोई शक नहीं है और कोई शंका भी नहीं है, क्योंकि ये सब सम्मान के अनुसार होगा। अच्छा, 1:2:3 का एक फॉर्मूला जो है शुरू में बात हुई थी, क्या उस फॉर्मूले पे कोई बात हो रही है? क्योंकि भाई 80 में से 73 पर तो बात ही नहीं होगी, 1 का तो वहां पर कोई सवाल ही नहीं होगा, वहां पर 2:3 पर ही बात होगी, लेकिन बाकी जगहों पर 1:2 भी की बात होगी। तो क्या आप इस तरह पर कुछ आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो ये बातें हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन जब हकीकत तो वो है कि जब सामने जो चीज आएगा, फार्मूला आएगा, वो सबको दिख जाएगा। अभी तो फार्मूला हमारा यही है कि बीजेपी को जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कंफ्यूज है और यही ठीक नहीं है। जब आप कंफ्यूज होंगे तो फिर आवाम में मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, अब मर्जी हो सकती है। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, हमारा सीधा लक्ष्य है कि बीजेपी को हराना है। कंफ्यूज थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब आप नतीजे देख लेते हैं उसके बाद बोलते हैं हम साथ हैं, और मायावती जी तो यहां तक बोलती कि दिल पर पत्थर रख करके हम दे रहे हैं। बहरहाल वो छोड़िए आपकी कंफ्यूजन और आपकी मजबूरी, लेकिन सतीश सर 2019 के बारे में अगर हम बोले तो 2019 में कौन पड़ेगा भारी अगर आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो? कौन पड़ेगा मतलब रीजनल पार्टीज की तुलना में? नहीं सर, मतलब 2019 में ओवरऑल अगर हम देखेंगे फाइट, नहीं निश्चित रूप से, चाहे हम कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देख लें या फिर बीजेपी वर्सेस ऑल देख लें। नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह का समीकरण बन रहा है रीजनल पार्टीज और कांग्रेस के बीच का यदि तालमेल बैठेगा, और उम्मीद है जो बैठना चाहिए, क्योंकि हर के लिए एक सर्वाइवल का इशू है, क्योंकि रीजनल पार्टीज को भी उतनी आवश्यकता है बीजेपी को हराना जितना शायद कांग्रेस को, तभी तो आपस में लड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है, हमको लगता है जो 19 के लिए जो होगा निगोशिएशन या जो वार्ता होगी उसमें हमको लगता है थोड़ा कांग्रेस बड़ा दल है। जिस तरह से 2004 में सोनिया जी जिस तरह से कोलिशन बिल्डिंग की थी, उसी तर्ज पे शायद इस बार भी करने की कोशिश हो, जिसमें होता है कि थोड़ा आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा रीजनल पार्टीज को। और जहां तक ये एसपी और बसपा की बात हो रही थी यूपी में, जो नहीं देंगे 2 सीट देंगे, ये हमको लगता है कहने के लिए, लेकिन उनको भी पता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि दिल्ली की राजनीति में रीजनल पार्टीज बीजेपी के खिलाफ यदि कोई मोर्चा बनाना है तो कांग्रेस को दरकिनार करके नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हमको लगता है उतना हार्ड नेगोशिएशन नहीं होगा, जो अमेठी रायबरेली के अलावे कुछ नहीं देंगे। और कांग्रेस को भी हमको लगता है जहां तक रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ नेगोशिएशन दूसरे तर्ज पे होना चाहिए था, और यदि अच्छा होता, यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी एक साथ ही लोग लड़ते, ठीक है सर, तो 19 के दृष्टिकोण से अच्छा होता। लेकिन अभी हमको लगता है इस रिजल्ट के बाद एक तरह से रास्ता काफी साफ दिख रहा है, जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन में कौन है सर? क्या विन विन सिचुएशन में कांग्रेस है? हम माने तो
विनिंग सिचुएशन में निश्चित रूप से इस रिजल्ट के बाद तो है ही। मतलब एक तरह से हम ये जो बात कह रहे थे कि शायद इन रीजनल फोर्सेस को भी एक झटका है कांग्रेस की ये परफॉर्मेंस देख करके, तो वो सही है फिर। हाँ, जैसे लग रहा था जो रीजनल फोर्सेस के अलावा बीजेपी को और कोई कहीं पे चेकमेट कर ही नहीं सकता है, तो कांग्रेस ने साबित किया और एज अ ब्रांड राहुल भी कहीं ना कहीं इमर्ज हुए। सर मैं आ रहा हूं साहिसा, लेकिन आपसे स्वदेश जी जरा समझना चाहेंगे कि ये सब तो ठीक है, जहां यहां एक तरफ अजीम इत्तेहाद की बात हो रही है, जहां सब लोग साथ आने की बात कर रहे हैं, जहां आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है कि बीजेपी वर्सेस ऑल, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि आपके साथ तो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। कुशवाहा साहब को देख लीजिए, आप शिवसेना को देख लीजिए, आज ही शिवसेना के कुछ एमपी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब यह इशारा है कि 2019 में अलग लड़ा जाए, और भी बहुत सी चीजें हैं। क्या एनडीए जो है वो अपने आप में एक मजबूती के साथ 2019 में नहीं रह पाएगा? नहीं, देखिए जैसा कि या आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज है सबको साथ रखना? नहीं, राजनीति है तो चुनौतियां हमेशा होती ही हैं, लोकतंत्र में चुनौतियां बनी भी रहनी चाहिए, लेकिन उस चुनौतियों से हम पार भी पाते हैं। आपने देखा जब हमने 2014 का चुनाव लड़ा था तो हमें, आपको किसी को नहीं पता था कि हमने जरूर 272 प्लस का एक मैजिक फिगर दिया था और हमारी 282 सीटें आई। उसके बावजूद एनडीए के जो सारे पार्टनर थे, आपने देखा कि हमारी केंद्र सरकार में मंत्री भी थे अलग अलग, इवन जो आरएलएसपी परसों नरसों छोड़ के गई है उसके जो नेता थे 3 सांसदों के साथ वो भी मंत्री थे। और आपको ये भी बता, जो आरएलएसपी के जो नेता छोड़ के गए उनके साथ के जो 2 सांसद हैं वो दोनों जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, वो आरएलएसपी में नहीं रह गए हैं। तो यानी अगर वो जाते भी हैं राहुल गांधी या किसी भी गठबंधन में तो कितनी ताकत के साथ जाएंगे इसका आकलन भी उन्हें करना पड़ेगा। शिवसेना जहां तक है उनके साथ हमारा एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है और 25 सालों से हमारे साथ नहीं है कि आप हमेशा जो है अपने ओपोनेंट की कमजोरी ढूंढने लगते हैं अपनी मजबूती के बजाय। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे को आईना दिखाने के चक्कर में खुद आईना नहीं देख पाते? या नहीं देख रहे? नहीं, देखिए जहां तक अभी विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात है तो हमारा विश्लेषण चल रहा है, अभी 24 घंटे भी रिजल्ट बीते नहीं हुए हैं, हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो राज्य का कम से कम इतनी एनालिसिस तो मुझे देखी गई कि हाँ यहाँ पर लोकल लीडरशिप का फेल्योर है, इतना तो मैं कम से कम कह ही सकता हूं। अभी जो तस्वीर दिख रही है, बाकी आप अपना आकलन करिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि अगर देखिए कोई बहुत बड़ा नैरेटिव होता तो हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में आपके जो परिणाम है मैं उससे बिल्कुल सहमत भी होता हूं, तो वही चीज मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देख रहे होते हैं। आईना दिखाने के चक्कर में खुद आईना ना देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है? वो इकबाल का शेर है ना कि आईना पोंछता रहा धूल चेहरे पर। तो वो मैं नहीं कहूंगा, मैं दूसरा शेर कहूंगा मोदी जी के लिए। अभी बड़ा खूबसूरत शेर है, कौन मुझसे पूछता है रोज इतने प्यार से, काम कितना हो चुका है वक्त कितना रह गया। रवि दुष्यंत जी का एक शेर, जे 4 महीना बाकी है। देखिए जब मोदी जी आए पटल पे, राष्ट्रीय पटल पे है तो बहुत पहले से, लेकिन राष्ट्रीय पटल पे आए तो उनका परफॉर्मेंस नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी, जनता ने उस पर विश्वास किया और भरपूर वोट दिया। इस बार तो उनको कसौटी पे कसा जा रहा है कि आपने कहा ये काम हुआ, नहीं हुआ, और सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, आप पूछ रहे हैं ना कि 2019 में क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा। 2 सिनारियो हो सकती है। एक, जब बहुत मजबूत हुक्मरान दिल्ली में बैठा होता है जैसे इंदिरा गांधी थी, ठीक है, तो होता क्या है कि सब लोग मिलते हैं और एक के खिलाफ लड़ते हैं और सब पिटते हैं। हमें वो जमाना याद है जबकि ये आरएसएस वाले नारा देते घूमते रहते थे कि बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। कार लेकर आए थे संजय गांधी ये मारुति उद्योग हिंदुस्तान में, तो ये नारा चला था, लेकिन लोग सर पटकते रह गए। इंदिरा गांधी कुर्सी टेबल जिसको खड़ा कर दे वो जीत जाता था। तो जब बहुत मजबूत नेतृत्व होता है तो ऐसा संभावना है। लेकिन उसी इंदिरा गांधी के साथ जब एक रियल महागठबंधन बना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, तो उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई।
एक भी ठीक है सीट का सर, एक थोड़ा आदादो शुमार पर मैं जल्दी से चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है नहीं और आपसे ही मैं इस बात को समझूंगा क्योंकि आपसे बेहतर इस बात को बता पाना भी किसी के लिए मुमकिन ना हो शायद कि 2000 अगर हम 19 के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, अगर हम 16 अहम रियासतों की बात कर ले जहां से 78% एमपीज यानी कि 422 का आंकड़ा आता है, अगर हम प्रेजेंट ट्रेंड को देखते हैं जी तो हम ये देख रहे हैं कि 2014 में अच्छा खासा जो है बीजेपी के हाथ यहां पर सीटें लगी थी और कांग्रेस जो है सिमट गई थी जी। मौजूदा ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा अलग दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि 145 से 150 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। क्या आप देखते हैं इसको ग्राउंड रियलिटी अगर इस ट्रेंड को देखें तो? मैं इससे सहमत हूं। मैं वक्त और हालात हर चीज बदल देता है। देखिए आज जो वक्त है और जिस तरह बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक भी इस बात को जानते हैं। मैं जल्दी से ये बस बताना चाह रहा था कि जो 2014 में 422 में से 266 एमपी बीजेपी के यहीं से थे जी, लेकिन अभी जो मौजूदा ट्रेंड दिखा रहा है सिर्फ 155 से 165 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर अपोजिशन को देखें तो 120 का जो नुकसान हो रहा है वो उधर शिफ्ट होकर के 145 से 50 पहुंच जा रहा है। कम से कम उतना होगा, कम से कम। और अगर गठबंधन हो गया तो ये ऑपोजिशन के पास में 250 सीटें चली जाएंगी। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी अगर इसी ट्रेंड को देखें तो। बहरहाल वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुटे और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखना होगा कि 2019 में क्या पर्सपेक्टिव बनता है, लेकिन इतना तो तय है कि 2019 की जो जंग है जैसी उम्मीद की जा रही थी 2018 का मैंडेट आने के बाद बिल्कुल पलट चुका है गेम और अब 1-on-1 फाइट तो है ही, साथ ही जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प भी हो गया है और बहुत ज्यादा कड़ा भी देखने को मिल सकता है। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए सलाम हिंदुस्तान इमरान खान के साथ।